एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स बेस्ड सोशल चेंज चैप्टर 2, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं। एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर से हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सोशल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज और सोर्सेज, जिसमें हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, हमने पढ़ा है इन्वायरमेंटल सोशल चेंज, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी बेस्ड सोशल चेंज। अब क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स बेस्ड सोशल चेंज, यानी पॉलिटिक्स की वजह से किस तरह के चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। क्लियर है, आया समझ में? ओके, से स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, पॉलिटिक्स जो है वो वन ऑफ दी सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जब आपने सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे तो वहां आपने पढ़ा होगा कि पॉलिटिक्स भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जहां पर आपने पढ़ा कि पॉलिटिक्स होता क्या है, पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इस तरह से मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि पॉलिटिक्स होता क्या है। क्लास 11th की जो बुक 1 है, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसमें हमने ये पढ़ा था। अब ये पॉलिटिक्स किस तरह के सोसाइटी में चेंजेस लेके आती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज यानी कि वो सारे चेंजेस जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आ रहे हैं या सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ब्रॉड टर्म्स में। नाउ स्टार्ट करते हैं। इन दी ओल्ड वेज ऑफ राइटिंग एंड recounting history, the actions of kings and queens seem to be the most important forces of social change। अब जब हम बात करें पुराने समय से अभी तक आएंगे हम, ठीक है, यानी एंशियंट से मॉडर्न तक। एंशियंट टाइम्स में, पहले के समय में हिस्ट्री को जिस तरह से लिखा जाता था तो उससे ये समझ में आता था, मतलब हिस्ट्री को पढ़ के ये एक चीज समझ में आती थी कि जो किंग और क्वींस हुआ करती थी, जो राजा रानी ये जो हुआ करते थे पहले के समय में, इन्हीं का ही रूल चलता था, है ना। पहले गवर्नमेंट का फॉर्म, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें तो होती नहीं थी। पहले राजा रानी जो होते थे वही रूल करते थे, अपना एक रीजन होता था, उनके उनके पीपल होते थे जिसके ऊपर वो शासन करते थे, रूल करते थे। और इनके जो एक्शंस होते थे, ये जिस भी तरीके से वर्क करते थे, उन सभी से सोसाइटी में चेंजेस आते थे। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल एक्स सोसाइटी है, उस एक्स सोसाइटी में जो भी राजा रानी है, जैसे सपोज ए और बी है, सो उन दोनों के वर्क से, उन दोनों के काम से जिस भी तरह के चेंजेस उस सोसाइटी में आ रहे हैं वो चेंजेस आते थे। क्लियर है, आया समझ में? But as we know now, kings and queens were the representatives of larger political, social and economic trends। मतलब पहले जो राजा रानी होते हैं, जैसे सपोज ये मेरा एरिया है, इस एरिया में जितने भी पीपल रहते हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी के ऊपर मैं ही राजा हूँ, मेरा जो भी शासन होगा उसे ही वो मानेंगे और वैसे ही वो काम करेंगे। धीरे धीरे समय के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, सो जो किंग और क्वीन होते हैं उनका रोल सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ रूल कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, इन तीनों में ही चेंजेस के लिए इन तीनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, किंग एंड क्वीन। पहले के समय की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल्स में इंडीड हैव हैड रोल्स टू प्ले बट दे वर पार्ट ऑफ अ लार्जर कंटेक्स्ट। अब जो वहां पर इंडिविजुअल्स हुआ करते थे, ये जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि पहले के समय से क्या होता था, तो जो इंडिविजुअल्स होते थे उन सभी के अपने अपने रोल्स होते थे सोसाइटी के अंदर। जैसे आज भी अगर आप सभी सोसाइटी के पार्ट है ना, तो आप सभी के अपने अपने रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वैसे इंडिविजुअल्स के भी हुआ करते थे। लेकिन इंडिविजुअल्स जो होते थे वो एक बहुत ही बड़े लार्जर कंटेक्स्ट का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, यानी आप सभी एज एन इंडिविजुअल, आप सभी के रोल हैं, लेकिन आप सभी एक सोसाइटी के पार्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी इंडियन सोसाइटी के पार्ट हैं, आपके अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस सेंस political forces have surely been among the most important causes of social change। So इस पूरी सोसाइटी में, एक जो अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखा कि सोसाइटीज क्या होती थी, वहां पर किस तरह से फंक्शनिंग होती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, या फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है सोशल चेंज का। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ सोशल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज और सोर्सेज, कि किन कारणों की वजह से, किन रीजन की वजह से जो है चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। सो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के थ्रू किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल्स आर फाउंड इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर।
हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम हर एक चीज का मीनिंग समझते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। सो यहाँ आपने ये तो समझ लिया कि पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल होगा हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, जो युद्ध हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, उसके थ्रू किस तरह के चेंजेस आते थे सोसाइटी में और पॉलिटिक्स यहाँ पर क्या रोल प्ले करती थी वो अब हम समझेंगे। Okay, so when one society waged war on another and conquered or was conquered, social change was usually an immediate consequence. जैसे for example, ये एक सोसाइटी है और ये दूसरी सोसाइटी है। ये जो सोसाइटी है वो इस सोसाइटी के ऊपर वॉर, इन दोनों के बीच में वॉर हो जाता है, ठीक है। ए सोसाइटी जो है वो बी के ऊपर आक्रमण कर देती है, ठीक है, बिल्कुल से जो है इसके ऊपर, और इन दोनों के बीच में जो है वॉर हो जाता है। सो यहाँ पर कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, कोई कॉन्कर करेगा, कोई कॉन्कर्ड होएगा, और इस बीच में जो सोशल चेंज है वो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है। यानी इसका जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस हमको देखने को मिलता है, यानी एकदम से इसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो काय में मिलता है, सोशल चेंज में। यानी कि जब दो कंट्रीज के बीच में, दो सोसाइटीज के बीच में वॉर होता है, एक दूसरे के ऊपर जो है लड़ाई हो जाती है, आक्रमण हो जाता है, जो भी चीजें हैं, सो इसके थ्रू जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे पहला किसके ऊपर पड़ता है, सोसाइटी के ऊपर। अब कैसे पड़ता है वो हम समझते हैं। सो sometimes conquerors brought the seeds of change and planted them wherever they want। अच्छा, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, इन सभी को हमें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना है। सो सबसे पहले हमने ये समझा कि सोशल चेंज वाज यूजुअली एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए ने जो है बी के साथ में वॉर किया और यहाँ पर ए ने अटैक किया था बी के ऊपर। ए कौन है, अटैकर है, और ए की विन, मतलब ए जो है वो जीत जाता है, जो ए सोसाइटी है वो जीत गई, उसकी विक्ट्री हो गई। अब ये जो सोसाइटी है जिसने कॉन्कर किया है बी को, ठीक है, ए ने किसको कॉन्कर कर लिया, बी को कॉन्कर कर लिया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉन्करर होते हैं वो अपने साथ में ही चेंज के जो बीज होते हैं उनको लेके आते हैं, यानी चेंज वो अपने से ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए की जीत हो जाती है बी के ऊपर, तो ये जो ए सोसाइटी है ये बी में चेंजेस लेके आएगी और उसे इस बी सोसाइटी के अंदर जहां भी, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जैसा भी चेंज करना होगा उसको कर सकती है। क्लियर है, मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसको समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। ऑल्सो एट अदर टाइम्स द कॉन्कर्ड वर एक्चुअली सक्सेसफुल इन प्लांटिंग सीड्स ऑफ चेंज अमंग द कॉन्करर्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड देयर सोसाइटी। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, जस्ट जो हम बात कर रहे हैं कि ए ने जो है बी के ऊपर अटैक किया और ए की जीत हो गई, ए ने जो है चेंजेस ले आए बी सोसाइटी में। कभी कभी इसका अपोजिट भी हो सकता है कि बी जो है, बी अपने अटैकर को हरा दे और बी की जीत हो जाए और इस ए सोसाइटी को वो कॉन्कर कर ले, यानी उसे अपने अंडर में ले ले, और जिस भी तरह के चेंजेस उसे इस सोसाइटी में लेके आने हैं वो उस चेंजेस को वो ले आ सकता है। ठीक है, सो सोसाइटी में जो चेंजेस है उसको हम सबसे पहले किस एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर के थ्रू, कि जब वॉर होते हैं तो भी चेंजेस सोसाइटी के अंदर आते हैं और वॉर में सबसे पहला चेंज जो होता है वो सोसाइटी में ही होता है। यहां तक आए क्लियर। अब एक एग्जांपल, although there are many such examples in history, it is interesting to consider a modern instance that of the US and जापान। हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे यूएस और जापान का। आपने वर्ल्ड वॉर पढ़ा है, देखो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, सो क्या चीजें होती हैं यहाँ पे। द यूएस won a famous victory over Japan in the Second World War, partly through the use of weapon of mass destruction never seen before in human history, the nuclear bomb। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, यूएस जो है वो जीत जाता है और जापान हार जाता है। और ये चीज कैसे होती है, कैसे यूएस जीत जाता है, क्योंकि वो जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर देता है हिरोशिमा नागासाकी में। आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड वॉर में ये सारी चीजें। सो ये जो वेपन था मास डिस्ट्रक्शन का, इसे ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया था, कभी यूज नहीं किया गया था। लेकिन एक तरफ है यूएस, एक तरफ है आपका जापान। जैसे अभी हमने ए और बी सोसाइटी का एग्जांपल लिया था, वैसे ही एक तरफ यूएस है, एक तरफ जापान है। यूएस जापान के ऊपर अटैक कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान जो है वो हार जाता है और यूएस की जीत हो जाती है। और कारण क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रू। ठीक है, सो यानी कि यहां पर क्या हुआ कि किस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं अब सोसाइटी में इस वॉरफेयर की वजह से, वो हम स्टडी करेंगे। सो after the Japanese surrender, the US occupied and ruled over Japan for several years। अब क्या होता है, इस
वॉर के बाद में यूएस जापान के ऊपर सालों साल तक रूल करते रहता है, ब्रिंगिंग अबाउट लॉट्स ऑफ चेंजेस इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म्स इन जापान। और क्या करता है वो, यूएस जो है जापान की सोसाइटी में ढेर सारे चेंजेस लेके आता है, ढेर सारे सोसाइटल चेंजेस लेके आता है, इंक्लूडिंग जो जापान के अपने लैंड रिफॉर्म्स, मतलब जो उसके अपने लैंड रूल्स होते हैं उन्हें भी वो चेंज कर देता है, उनमें भी रिफॉर्म कर देता है। यानी यूएस पूरी की पूरी जापान की सोसाइटी को चेंज कर रहा है। सो जैसा हमने अभी पढ़ा था कि कभी कभी जो कॉन्करर होते हैं वो चेंज के सीड्स खुद लेके आते हैं, और कभी कभी जो कॉन्कर्ड होते हैं, जो वो मतलब जो कॉन्कर्ड होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए जापान जीत गया तो जापान ने यूएस की सोसाइटी में चेंजेस कर दी। ये एक चीज हमने अभी पढ़ी ए और बी सोसाइटी में। सेम चीज यहां पर भी हुई कि जब यूएस जीत गया उसने जापान की सोसाइटी में ढेर सारे चेंजेस किए। जापानीज इंडस्ट्री एट दैट टाइम वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉपी अमेरिकन इंडस्ट्री एंड लर्न फ्रॉम इट। और इस बीच क्या हुआ, ये हम बहुत लंबे समय की बात करें कि यूएस जापान के ऊपर रूल कर रहा है। सो जापान ने इन सारी चीजों में क्या एक चीज देखी, उसने अमेरिकन इंडस्ट्रीज से सीखा, ठीक है, कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उनका वर्क कल्चर किस तरह का है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, क्या टेक्टिक्स हैं, इन सारी चीजों को जापान ने सीखा यूएस से। ठीक है, फिर क्या हुआ, by the 1970s, however, Japanese industrial techniques, especially in field like car manufacturing, had gone ahead of the Americans. अब इस एक चीज में क्या होता है, यूएस ने जापान की सोसाइटी को चेंज किया, जापान ने यूएस को कॉपी किया, और फिर धीरे धीरे 1970s तक। अब देखो हिरोशिमा वाला अटैक कब हुआ, 1945 में। ये जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग होती है हिरोशिमा नागासाकी, वो होती है 1945 में। यहां से यूएस का रूल शुरू हो गया। 1970s से जापान ने अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना स्टार्ट करा, और एकदम से हमको देखने को मिला कि जापान की जो इंडस्ट्रियल टेक्निक्स हैं उसके थ्रू, स्पेशली जो उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग है, वो यूएस से भी आगे बढ़ गई। ठीक है, अभी तक यूएस के अंडर में था जापान, अब जापान जो है वो यूएस से भी आगे निकल गया, स्पेशली अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग में। And between the 1970s and 1990s, Japanese industry dominated the world. और इस टाइम पीरियड के बीच में जो जापान की इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही थी, एंड फोर्स्ड चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप, स्पेशली द यूएस। तो यानी कि जापान ने यूएस से सीखा और बहुत ज्यादा मेहनत करी और यूएस से भी आगे निकल गया। फिर इस टाइम पीरियड के बीच की अगर हम बात करें तो जापान पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा था इंडस्ट्रीज में स्पेशली, और उसने क्या किया, जो ऑर्गेनाइजेशन था, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था यूरोप का, स्पेशली यूएस का, उसको उसने पूरी तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, यानी पहले के समय में जिस तरह से इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज होती थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ आपका इंग्लैंड से, सो वहां से जिस तरह से इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज होती थी यूरोप के थ्रू, एक यूरोप का अपना प्रोसेस था, अमेरिका का अपना प्रोसीजर था। सो जापान ने जब ये रिवॉल्यूशन वो खुद से लेके आया, जब उसने अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया और उसकी इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा ग्रो कर गई, सो उसने पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो ही चेंज कर दिया। किसने? जापान ने। The industrial landscape of the US in particular was decisively altered by the impact of Japanese industrial technology and production organization. और जो पूरा इंडस्ट्रियल लैंडस्केप था यूएस का, उसको किसने इम्पैक्ट किया? जापान की इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ से ये एक चीज समझ में आ रही है कि जापान ने पूरी वर्ल्ड का सिनेरियो इंडस्ट्रीज को लेके, प्रोडक्शन प्रोसेस को लेके चेंज कर दिया। जापान यूएस से भी ज्यादा हाईटेक हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या देखा कि यूएस सबसे ज्यादा हाईटेक रहा, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर लिया जापान के ऊपर, जो कभी किसी ने देखा ही नहीं था, कभी किसी को इस बारे में नॉलेज ही नहीं था। लेकिन बाद में चेंजेस क्या आए कि जापान ने अमेरिका से सीखा और वो अमेरिका से भी आगे बढ़ गया, और जापान फिर जो है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने लगा। Large traditionally dominant industries like steel, automobiles and heavy engineering suffered major setbacks. और जो large industries हुआ करती थी, जो traditionally setup थी, जैसे कि आपकी steel industry हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, हैवी इंजीनियरिंग हो गए, इन सभी को एक बहुत, मतलब ये सभी सेटबैक पर आ चुके थे, पीछे आ चुके थे, एंड हैड टू रीस्ट्रक्चर देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू जापानीज टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और इन सभी इंडस्ट्रीज को, चाहे ऑटोमोबाइल हो, हैवी इंजीनियरिंग हो, स्टील हो, इन सभी इंडस्ट्रीज को जापान की जो टेक्नोलॉजी है और वो जिस तरह से मैनेज करता है पूरी, मतलब सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी को, उस तरह से उन्हें बनना पड़ा था। ठीक है, मतलब क्या एक चीज पढ़ी हमने
कि यूएस अटैक्ड जापान, ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है याद करने का, ठीक है। यूएस अटैक्ड जापान, फिर इसके बाद में यूएस रूल्ड ओवर जापान एंड जापान लर्नड फ्रॉम यूएस एंड जापान डोमिनेटेड द वर्ल्ड। और जापान ने क्या किया, फिर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया। तो किस तरह से वॉरफेयर के थ्रू सोसाइटीज में चेंजेस आ रहे हैं। अब ये आया आपको समझ में कि सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस आए। जापान की अपनी सोसाइटी में चेंजेस आए, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगी, कहाँ एग्रेरियन रहा करी होगी और फिर जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गई, हाईटेक हो गई, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने लग गई। यूएस जो अपने आप को बहुत ज्यादा हाईटेक समझता था, उसे अपनी सोसाइटी के ड्रॉबैक समझ में आए कि नहीं यार हमारे से ज्यादा भी कोई आगे है, सो उन्होंने अपनी सोसाइटी में उस अकॉर्डिंग चेंजेस किए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तक चेंज हो गए कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजीज को, इंडस्ट्रीज को किस तरह से सेटअप करते हो, कैसे मैनेज करते हो, वो तक चेंज कर दिए किसने, जापान ने। एंड इमर्जिंग फील्ड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वर आल्सो पायनियर्ड बाय द जापानीज। और इसके आगे जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही थी जैसे स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी को भी जापान ने ही पेस प्रोवाइड किया था। In short, within the space of 4 decades, Japan had turned the tables on the US, but through economic and technological means rather than warfare. तो क्या एक चीज यहाँ पर हमको समझ में आती है कि सिर्फ और सिर्फ 4 डिकेड्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 40 साल के अंदर जापान ने यूएस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी और मतलब पूरा का पूरा एक बोलते ना कि स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। और ये सारा कुछ उसने किसके थ्रू किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू, ना कि वॉर करके। यूएस ने तो वॉर करके जापान के ऊपर कंट्रोल किया था, लेकिन जापान ने वॉर नहीं किया, उसने अपनी इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है पूरी सोसाइटी को, इवन पूरे वर्ल्ड व्यू को ही चेंज कर दिया। देन political changes need not only be international, they can have enormous social impact even at home. So यहाँ से आपको समझ में आया सबसे पहले तो कि पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। इसमें एक एग्जांपल जो हमने देखा वो देखा हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, कि किस तरह से वॉर के थ्रू भी चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, सोसाइटी के अपने बिलीव्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स के अंदर। ये एक चीज आपने समझी। और ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, पॉलिटिक्स के थ्रू। यहाँ कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे से युद्ध कर रही थी, पावर को मतलब अपनी पावर को शो कर रही थी। अल्टीमेटली जो यूएस ने जापान के ऊपर अटैक किया, सो ये पावर का ही तो था सारा कुछ जो भी था। तो अल्टीमेटली क्या है कि पॉलिटिक्स के थ्रू किस तरह के चेंजेस आए। सेकेंडली, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल चेंजेस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनली होंगे, आप उसको वर्ल्ड व्यू में ही देखोगे, आप उसको अपने घर में, अपने घर इन द सेंस आप अपने कंट्री में भी उन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? The Indian independence movement did not only bring about political change in the form of the end of British rule, it also decisively changed Indian society. अब जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, ठीक है, जहां पर हमने हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करवाई, उसको हमने अचीव किया, सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस मतलब नहीं आए हैं, बल्कि हमने पूरी इंडियन सोसाइटी को भी चेंज किया है। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस के थ्रू सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस नहीं आते हैं कि ब्रिटिश रूल खत्म हो गया और जो है गवर्नमेंट अब मतलब या फिर मैं कहूँ पावर अब जो है वो इंडियंस के पास में चली गई, लेकिन इंडियन सोसाइटी भी चेंज होती है। A more recent instance is to be found in the Nepali people's rejection of monarchy in 2006. देखो जो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ इंटरनेशनली उसके इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते, हम उसको अपनी कंट्री में भी देख सकते हैं। अब हम बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है, उनके पास में पावर थी, इकोनॉमिक पावर भी थी, पॉलिटिकल पावर भी उन्हीं के हाथों में थी। सो हमने क्या किया, इस पूरे नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू हमने ब्रिटिश रूल को खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, एक तरफ से पहले तो उनकी पावर खत्म हुई, तो सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस नहीं आए, बल्कि हमने हमारी सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया, हमने हमारी इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया। सो यानी कि इंडियन सोसाइटी भी चेंज हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी भी चेंज हो रही है। क्लियर है? सो ये सिर्फ इंटरनेशनली नहीं है, बल्कि आप डोमेस्टिक स्फीयर में भी इस एक चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेपाल का। नेपाल में पहले मोनार्की हुआ करती थी, रूल बाय किंग और क्वीन, ठीक है, ये एक चीज होती थी। लेकिन जैसे जैसे नेपाली पीपल ने देखा कि भाई डेमोक्रेसी क्या चीज होती है, डेमोक्रेसी के क्या मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या डिजायरेबल वैल्यूज हैं, सो उन्होंने 2006 में मोनार्की को खत्म कर दिया।
ठीक है, और फिर वहां पर भी डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। फिर हमने धीरे धीरे फिर उसमें और भी सारे चेंजेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नेपाल का ही डिस्कशन कर रहे हैं, सो नेपाल में मोनार्की हुआ करती थी, ठीक है, मोनार्की से डेमोक्रेसी उन्होंने एस्टैब्लिश करी, और डेमोक्रेसी के बाद में आज अगर हम बात करें प्रेजेंट वर्ल्ड में, तो अभी 2020 में उनके यहाँ पर वापस से मिलिट्री को लेके मतलब मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, वापस से मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाता है, डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है, ठीक है। ये एक चीज हमने ऑब्जर्व करी कहां पर, नेपाल में। सो किस तरह से पॉलिटिक्स के थ्रू वहां की सोसाइटी भी तो अफेक्ट हो रही है। पहले मोनार्की थी तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही चेंज था, अब जो है डेमोक्रेसी आ गई, सो वापस से सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसके इंस्टीट्यूशंस चेंज हो गए, सोसाइटी के वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, ये सारा कुछ चेंज हो गया, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सब कुछ चेंज हो गया। अब वापस से अगर मिलिट्री रूल आया है और वापस से अगर वो मोनार्की की तरफ जाते हैं तो भी चेंजेस होंगे, और अगर डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं तो अच्छी बात है। क्लियर है? देन more generally, political changes bring about social change through the redistribution of power across different social groups and classes. इसी के साथ में जो political changes होते हैं वो social changes भी लेके आते हैं through redistribution of power across different social groups and classes. आपकी society में जो भी different social groups हैं, जो भी different social classes हैं, उनके बीच में जब हम power को define करते हैं या power को redistribute करते हैं, उससे भी societal changes आते हैं। आया समझ में कि उसके थ्रू भी जो है सोसाइटी में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, कंसिडर्ड फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट। अब वो कैसे हो रहा है उस एक चीज का हम एग्जांपल देखेंगे। यहां हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कि ये एक चीज क्या होती है। आपने पहले भी पढ़ा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट और द राइट टू वोट। Right to vote या 1 person 1 vote principle is probably the single biggest political change in history। अब एक चीज का एग्जांपल देखोगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये पॉलिटिक्स के अंदर आता है, पॉलिटिक्स का टॉपिक है, और इसका क्या मतलब है, 1 person 1 vote या राइट टू वोट, और इसके थ्रू ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है या फिर शायद सिंगल बिगेस्ट पॉलिटिकल चेंज है जो हिस्ट्री में आता है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी तक क्या एक चीज हमने डिस्कस करी कि पॉलिटिक्स के थ्रू क्या चेंजेस आते हैं। सो इसमें हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। सेकेंडली इसी में हमने डिस्कस किया कि जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ इंटरनेशनली हो, जरूरी नहीं है, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं। इसमें हमने इंडिया और नेपाल का एग्जांपल देखा, ठीक है। अब हम किस एक चीज की बात कर रहे हैं कि जब वो इंटरनली ही, जैसे जस्ट सपोज ये कोई कंट्री है, इस कंट्री में ढेर सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ढेर सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब जब इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में हम पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस पॉलिटिकल चेंज के थ्रू भी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, और इसमें हम एग्जांपल देख रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? सो until modern democracies formally empowered the people with the vote and until elections became mandatory for exercising legitimate power, society was structured very differently. अब जब मॉडर्न डेमोक्रेसीज एस्टैब्लिश नहीं होती हैं, जैसे आज के समय में जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पीपल के पास में राइट है वोट करने का, वहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से ही आप पावर होल्ड कर सकते हो, और जब आप इलेक्शन के थ्रू पावर होल्ड करोगे वही पावर आपकी लेजिटिमेट होगी, वैध होगी। सो जब ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी तब सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही डिफरेंट हुआ करता था। कैसा होता था? किंग्स एंड क्वींस क्लेम टू रूल बाय डिवाइन राइट एंड दे वर नॉट रियली आंसरेबल टू द कॉमन पीपल। किंग और क्वीन जो है वो रूल किया करते थे, राजा रानी, ये सब राजशाही, ये सारी चीजें हुआ करती थी, और वहां पर वो रूल करते थे ये कह के कि हमें ये जो शासन करने की शक्ति है, जो रूल करने की पावर है, वो हमें, हमारा डिवाइन राइट है, हमें जो है भगवान ने उस चीज का अधिकार दिया है और इसीलिए हम आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। और ऐसे पूरे सर्कमस्टांसेस में जो पीपल होते थे, जो जनता होती थी, उसके पास में कोई अधिकार नहीं होता था कि वो जो रूलर हैं उनसे सवाल जवाब करें। ठीक है, सो इस तरह का रूल्स चल रहा होता था, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि किंग और क्वीन हुआ करते थे, वो रूल करते थे। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट होता है वैसे वैसे लोगों को राइट टू वोट मिलता है, इलेक्शंस होते हैं, आपको पावर चाहिए तो आपको इलेक्शन में फाइट करना पड़ेगा, और अगर आप जीतते हो तो ही आपकी पावर, मतलब तो ही आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, नहीं तो आपके पास में कोई पावर नहीं होगी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? मॉडर्न डेमोक्रेसी का है।
Even when democratic principles of voting were first introduced, they did not include the whole population. In fact, only a small minority could vote or had any say in the formation of the government. अब जैसे जैसे ये democratic principles जो हैं voting के कि आपके पास में voting rights होंगे, ये जब introduced होते हैं starting में initial period की हम बात करें, so वहाँ पर पूरी population के पास में right नहीं होता था कि हाँ आप vote कर सकते हो, बल्कि सिर्फ कुछ minority people, मतलब minority in the sense small minority, कुछ लोगों के पास में ये राइट था कि आप जो है वोट कर सकते हैं, और कुछ ही लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को कुछ भी चीज बोल सकते थे, बता सकते थे। सबका राइट, सबका से वहां पर नहीं होता था। जैसे कि हमने ये एक चीज पहले भी पढ़ी है शायद, कि जो है ब्रिटेन वगैरह में या जो यूरोप था वहां पर जो एक सिस्टम चलता था नोबिलिटी एंड क्लर्गी का, सो कुछ ही पीपल थे जिनके पास में राइट्स थे। जैसे पहले के समय में क्या होता था, वोटिंग राइट्स किसे दिए जाते थे? जिसके पास में जमीन जायदाद है, जो पढ़े लिखे हैं, अपर कास्ट के हैं। वही चीज यहाँ बताई है कि इन द बिगिनिंग द वोट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज हु वर बोर्न इनटू हाई स्टेटस सोशल ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेस और एथनिसिटी और टू वेल्दी मैन हु ओन प्रॉपर्टी। जो किसी पर्टिकुलर रेस, किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी के हैं, जिनका कोई अपना एक सोशल स्टेटस है, जो कि वेल्दी हैं, सिर्फ उन्हीं के पास में वोटिंग राइट्स हुआ करते थे। सबके पास में वोटिंग राइट्स नहीं थे जब हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ वोटिंग को अडॉप्ट किया था। वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूं मैं आपसे, ठीक है। सो all women, men of lower classes or subordinated ethnicities and the poor and working people in general were not allowed to vote. So किसके पास में वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे? वुमेन के पास में, जो लोअर कास्ट के, लोअर क्लास के पीपल हैं, जो कि पुअर हैं, वर्किंग पीपल हैं, उनके पास में किसी भी तरह के वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे स्टार्टिंग में। इट इज ओनली थ्रू लॉन्ग स्ट्रगल दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज केम टू बी एस्टैब्लिश्ड एज अ नॉर्म। और फिर बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद में अल्टीमेटली होता ये कि फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो एस्टैब्लिश्ड होता है एज अ नॉर्म, और फिर सभी को वोटिंग राइट्स मिलना शुरू होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सो इंडिया में तो वुमेन्स को वोटिंग राइट्स फिर भी बहुत बहुत जल्दी मिल गए। बाकी अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत डेवलप्ड हैं, उनकी वुमेन्स को वोटिंग राइट्स बहुत सालों बाद मिले हैं, बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद में मिले हैं। मतलब जो लोअर क्लासेस के पीपल हैं, सबऑर्डिनेटेड पीपल हैं, उन्हें भी राइट्स नहीं मिले थे। स्पेशली बहुत कम गिने चुने लोगों को जो है वोटिंग राइट्स मिलते थे, और उन्हीं का ही से होता था गवर्नमेंट में। जिसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है उनका कोई से नहीं होता था। गवर्नमेंट उनके ऊपर जो है रूल करती थी, ऑथोरिटेरियन रूल करती थी अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एस्टैब्लिश किया। ऑफ कोर्स दिस डिड नॉट एस्टैब्लिश ऑल द इनइक्वालिटीज ऑफ प्रीवियस एरा, पर इसकी वजह से पहले के समय में जितनी भी इनइक्वालिटीज हुई हैं वो तो खत्म नहीं हो जाती। इवन टुडे नॉट ऑल कंट्रीज फॉलो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रूल। आज भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। मतलब वो बोलती तो हैं कि हाँ हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो उस डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो नहीं करती हैं। इवन वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड दे कैन बी मैनिपुलेटेड। और वहां पर जहां इलेक्शंस हो भी रहे हैं आज के समय में, जो अपने आप को मॉडर्न डेमोक्रेसीज कहलाती हैं, इलेक्शंस भी हेल्ड होते हैं, वहां उन इलेक्शंस को, उनके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। पीपल जो पावर में आ चुके हैं उनको उससे हटा दिया जा सकता है। जिसे हम कहते हैं ना, तख्ता पलट हो गया, कि जैसे जस्ट सपोज ए पर्सन जो है वो रूल कर रहा है, बी उसके अपोजिशन में है, सो बी ने क्या किया, इसको इसकी कुर्सी से हटा दिया और बी पावर में आ गया। सो आज के समय में आप भले कितने भी डेमोक्रेटिक हो जाओ, लेकिन ऐसे प्रिंसिपल्स हमें आज भी देखने को मिलते हैं कंट्रीज के अंदर। एंड बट डिस्पाइट ऑल दीज इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सर्व्स एज अ पावरफुल नॉर्म दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरी सोसाइटी एंड एवरी गवर्नमेंट। पर हम इस एक चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बहुत ही पावरफुल नॉर्म है, जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के ऊपर ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर डालती हैं कि आप हमारी बातों को भी सुने, और हम इस कंट्री के पार्ट हैं, सो हम आपको बताएंगे कि कंट्री में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने आपको इलेक्ट किया है, क्लियर है। सो ये जो एक चीज हम पढ़ रहे थे कि जब सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हम पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किस तरह के सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। जैसे हमने देखा कि एंशियंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो किंग और क्वीन का रूल है, और ये जो है ये रूल कर रहे हैं, और ये किसी से भी आंसरेबल नहीं है, नॉट आंसरेबल। जिसके ऊपर ये रूल कर रहे हैं वो इनसे किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब कुछ नहीं कर सकते। इन्हें जैसा अच्छा लगेगा ये उस तरह से रूल करेंगे। ये पहले की सोसाइटी होती थी, लेकिन जैसे जैसे हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया वैसे वैसे नॉर्म्स चेंज होना स्टार्ट हो गए। अब आपके पास में वोटिंग राइट्स भी हैं, ठीक है,
आपके पास में वोटिंग राइट्स भी हैं, आपकी कंट्री में इलेक्शंस भी होते हैं। ये हम वर्ल्ड व्यू में देख रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ये चीजें हुई, पूरी वर्ल्ड की सोसाइटीज में ये चेंजेस आए कि इलेक्शंस हो रहे हैं, आपके पास में वोटिंग राइट्स हैं, और क्या चीजें हो रही हैं, आपका अपना से है गवर्नमेंट में, आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? सो ये सभी सोसाइटल चेंजेस हमें देखने को मिले इन चीजों में चेंज होने से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज होने से। क्लियर है? आया आपको समझ में कि पॉलिटिकल बेस्ड सोशल चेंजेस क्या होते हैं? ठीक है। सो सबसे पहले वारफेयर के थ्रू हमने समझा कि जब पावर में चेंज होता है तो किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, वॉर होता है तो सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में भी, सोसाइटीज में भी। इसी के साथ में आपके अपने डोमेस्टिक फील्ड में, आपकी अपनी कंट्री में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं पॉलिटिक्स में चेंजेस होने से। ठीक है, इसमें हमने इंडिया का भी एग्जांपल देखा, नेपाल का एग्जांपल देखा, एंड फाइनली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस, इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस से किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? आया समझ में? आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये सभी वीडियोस देखने के लिए गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज की वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास कोर्स स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 11th पढ़ना है, क्लास 11th पे क्लिक किया, 11th में सभी सब्जेक्ट के वीडियोस यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल करोगे और भी ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना कुछ और देखना है, कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।